Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the first chapter from your English Literature Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. So students, the chapter is a bit lengthy, so I am going to make two videos of the same chapter and I will translate the whole chapter from English to Hindi. But before translating the first part, I would like to tell you something about the author, which has been written on the top of the page. So about the author, यहाँ लिखते हैं अल्फोंस डाउडे, ये लेखक हैं। 1840 में इनका जन्म हुआ, 1897 में ख़त्म हुए। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870-1871 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। तो ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये फ्रांस और प्रशिया का जो युद्ध हुआ था सन 1870 और 1871 के बीच, उन दिनों के बीच की ये कहानी लिखी गई है। और उस युद्ध में फ्रांस जो है उसे प्रशिया जो कि 2-3 जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया की कुछ भागों से मिलकर प्रशिया गणराज्य बनता है। प्रशिया के एक पॉलिटिशियन बिस्मार्क के द्वारा जो नेतृत्व किया गया, तो उस युद्ध में प्रशिया ने बिस्मार्क नाम के पॉलिटिशियन के नेतृत्व में फ्रांस को हरा दिया। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रशिया जो है वो मिलकर बना था, जो आज के जो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया देश के कुछ भाग हैं, उनसे मिलकर प्रशिया जो था वो नाम का देश जाना जाता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्जास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस स्टोरी में फ्रांस के जो 2 ज़िले थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे, कौन कौन से? एक का नाम है अल्जास और दूसरे का नाम है लॉरेन। अल्जास एंड लॉरेन, ये जो है ये फ्रांस के ज़िले प्रशियन हाथों में, प्रशियंस के कब्जे में आ गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इस कहानी को पढ़िए ये जानने के लिए कि प्रशिया के कंट्रोल में, प्रशिया के कब्जे में जब फ्रांस के ये 2 ज़िले अल्जास और लॉरेन आ गए, तो इस बात का स्कूली, वहाँ के उन 2 ज़िलों के स्कूल के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो हमारा ट्रांसलेशन, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। लेखक बोलता है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देर से घर से निकला और ज़बरदस्त डांट पड़ने के डर में था। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। और डर में इसलिए था ख़ास तौर पे क्योंकि उनके लेखक के स्कूल के एक टीचर मिस्टर हेमल, उन्होंने सब बच्चों से कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के बारे में सभी बच्चों से पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और लेखक बोलता है, और मैं पार्टिसिपल्स के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल को तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल जाऊं ही ना, वहीं से ही भाग जाऊं और स्कूल के बराबर का जितना समय था, जितने घंटे का स्कूल लगता था, उतना समय मैं घर से बाहर कहीं बिताऊं। It was so warm, so bright.
धूप की गर्मी अच्छी थी, धूप से सुनहरा उजला मौसम था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। लेखक कहता है, जंगल के किनारों पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे के मैदानों में प्रशिया के सैनिक सैन्य अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स। लेखक बोलता है कि ये सारा दृश्य, पक्षियों का चहचहाना, सैनिकों का इकट्ठा, प्रशिया के सैनिकों का इकट्ठा मैदान में सैन्य अभ्यास करना, ये सब पार्टिसिपेंट्स की तुलना में काफ़ी लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे अंदर इस सारे प्रलोभन का विरोध करने की पर्याप्त शक्ति थी और मैं फिर स्कूल के लिए निकल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। लेखक कहता है, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ एक नोटिस बोर्ड, जिस पर उन दिनों की युद्ध की आमतौर पे खबरें चिपकाया करते थे लोग बाग, नोटिस बोर्ड के पास लोगों की भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now। लेखक बोला, पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड जो था, यानी नोटिस बोर्ड था, यहीं से आती थी, इस पे चिपका दी जाती थी कि कौन सा युद्ध हार गए या प्रशिया के कमांडिंग ऑफिसर्स के क्या आदेश आए हैं आदि। और मैंने बिना रुके मैंने अपने मन में सोचा कि अब क्या बात होगी, अब कौन सी खबर आई होगी जिसके लिए नोटिस बोर्ड पर नोटिस चिपकाए और भीड़ लगी है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time। फिर लेखक कहता है कि फिर जैसे ही मैं, जितनी तेज़ी से मैं स्कूल के लिए चल पड़ सकता था उतनी तेज़ी से मैं चलने लगा, तभी एक लोहार चौकीदार जो कि वहाँ था अपने एक चेले के साथ, जो कि बुलेटिन पढ़ रहा था, वो नोटिस बोर्ड पर लिखे नोटिस को पढ़ रहा था, उसने मुझे आवाज़ लगाते हुए बोला, अरे वो लड़के इतनी तेज़ मत जा, तेरे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त टाइम है, बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। लेखक बोला कि मुझे लगा कि शायद वो लोहार चौकीदार जो था वो शायद मेरा मजाक उड़ा रहा था, और मैं तेज़ी से चलता हुआ स्कूल के पास मिस्टर हेमल के गार्डन तक आ गया, छोटे से बगीचे तक आ गया हाँफते हुए। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। लेखक कहता है कि आमतौर पर जब हमारा स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा हलचल और यहाँ वहाँ दौड़ा भागी काफ़ी हलचल रहती थी, जो कि बाहर गली में सुनाई दे सकती थी। डेस्क का खोलना, बच्चे आते थे तो डेस्क पर वो कॉपी वगैरह रखने के लिए जो पैड होता है जिसको अपन फोल्ड करके लगा सकते हैं या हटा सकते हैं, तो डेस्क का खोलना बंद होना, एक सुर में लेसन्स का बच्चों के द्वारा तेज़ ऊंची आवाज़ में रिपीट किया जाना, बोला जाना, और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए हमारे द्वारा हमारे कानों को ढका जाना, और टीचर की एक बड़ी सी लोहे की छड़, स्केल नुमा छड़, जो कि वो टेबल पर ज़ोर ज़ोर से थपथपाते थे क्लास के बच्चों को शांत करने के लिए, डराने के लिए। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। लेकिन अब सब कुछ बहुत शांत था, मतलब
अब जब लेखक जिस वक्त स्कूल गया तब ऐसा शोर शराबा या हलचल नहीं थी. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेखक कहता है कि मुझे उस शोरगुल या जो कमोशन था, हलचल या शोरगुल, उस पर मैं भरोसा करता था कि उस हलचल और शोरगुल के बीच मैं छुपता छुपाता लोगों की नज़रों से बचता हुआ चुपचाप अपनी डेस्क पर, अपनी बेंच तक पहुंच जाऊंगा. लेकिन उस दिन, लेखक कहता है कि उस दिन दृश्य ही कुछ और था और ऐसी शांति छाई हुई थी जैसे संडे की सुबह होती है जब स्कूल बंद होता था. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन with his terrible iron ruler under his arm. लेखक बोला कि क्लासरूम की खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को पहले से ही क्लास में अपनी अपनी जगहों पर बैठे देखा और मिस्टर हेमल जो है क्लास में यहाँ से वहाँ चल रहे थे, अपनी वो भयानक डरावनी सी लोहे की बड़ी सी स्केल अपने हाथों में दबाए. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. मुझे क्लासरूम का दरवाज़ा खोलकर सबके सामने, सबकी मौजूदगी में सबके सामने जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं उस वक्त कितना शर्माया हुआ, झेंपा हुआ सा, कितना झेंप रहा था और कितना भयभीत था. बट नथिंग हैपन्ड. मिस्टर हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स. लेकिन कुछ नहीं हुआ. मिस्टर हेमल ने मुझे देखा और बड़े ही शांत भाव से, बड़े ही दयालु शब्दों में कहा कि चलो नन्हे फ्रेंड्स, जाओ जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ. वी वर बिगनिंग विदाउट यू. हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. लेखक बोला कि मैं जाकर जंप लगाकर अपनी बेंच और अपनी डेस्क पर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. लेखक बोला कि जब तक मेरा भय, थोड़ा सा जो मैं डरा हुआ था कि क्लास में एक तो लेट जा रहा हूँ और टीचर जो है पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे और मिस्टर हेमल पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे और मुझे कुछ आता नहीं है, तो लेकिन क्लासरूम में गया तो टीचर ने बहुत ही शांत भाव से, दयालुता से बिहेव किया. तो लेखक बोला कि जब तक मेरा डर ख़त्म नहीं हुआ तब तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया. फिर जब मेरा डर खत्म हुआ तब मैंने ध्यान दिया कि हमारे टीचर मिस्टर हेमल अपना सुंदर हरे रंग का कोट, अपनी झालरदार शर्ट और अपनी छोटी सी सिल्क वाली रेशमी कैप, जो कि सब कढ़ाई करे हुए थे, ये पहने हुए थे. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. और लेखक बोला कि इन चीज़ों को, ये वाला उनका हरा कोट, ये जो है झालरदार शर्ट और ये अपनी सिल्क वाली हैट, इनको वो इंस्पेक्शन के दिनों या पुरस्कार के दिनों, रिज़ल्ट आदि के दिनों, किसी खास ओकेज़न के अलावा इनको वो पहनते नहीं थे. तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि आज एक सामान्य दिन में वो ये अपने कोट और शर्ट, कैप वगैरह क्यों पहने हुए हैं. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम. लेखक बोला इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ही विचित्र और गंभीर नज़र आ रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ourselves. Old Husser with his 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. लेखक कह रहा है लेकिन जिस चीज़ ने, जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो ये थी कि पीछे वाली बेंचेस जो कि हमेशा खाली रहती थी, उन पीछे वाली बेंचेस पे गांव के लोग भी, स्टूडेंट्स के अलावा
गांव के लोग भी शांति से बैठे थे हमारी ही तरह, जैसे कि बूढ़ा किसान हौसर अपनी 3 कोने वाली हैट लगाए हुए बैठा हुआ था। द फॉर्मर मेयर, ज़िले का भूतपूर्व नगर निगम का अध्यक्ष मेयर, वो बैठे हुए थे। भूतपूर्व पोस्ट मास्टर वो बैठे हुए थे, और कई सारे अन्य भी उन लोगों के बगल में पीछे वाली बेंचेस पे बैठे थे, वो बेंचेस जो कि अक्सर खाली रहती थी। लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये गांव के लोग, बड़े बुजुर्ग, ये यहाँ पे क्लासरूम में क्यों आए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉसर had brought an old primer thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। लेखक बोला कि हर कोई बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, और वो जो बूढ़ा किसान हौसर था वो अपने साथ भजन की एक पुस्तक लाया हुआ था, जिसको उसने किनारों से थपथपाया और फिर अपने घुटनों पर रखकर उसने खोला, और फिर उसके पन्नों पर उनका बड़ा सा चश्मा भी रखा हुआ था। While I was wondering about it, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो लेखक कहता है कि अभी मैं इन सब बातों के बारे में आश्चर्य ही कर रहा था कि मिस्टर हेमल जाकर अपनी ऊंचे वो प्लेटफॉर्म पर, जिस पर उनकी कुर्सी रहती है, अपनी कुर्सी पर वो चढ़े, और उसी गंभीर और सभ्य टोन में, जिस गंभीर और सभ्य टोन में अभी कुछ देर पहले मिस्टर हेमल ने मुझसे कहा था कि जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, उसी टोन में उन्होंने क्लास में सभी को संबोधित करते हुए बोला कि मेरे बच्चों, आज का ये जो लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, आज का सबक जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ये मेरा लास्ट लेसन, आखिरी लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्जास एंड लॉरेन। टीचर ने कहा, लेखक बता रहा है कि टीचर ने कहा कि बर्लिन से आदेश आए हैं कि अब अल्जास और लॉरेन के स्कूलों में, विद्यालयों में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऑथर के बारे में और चैप्टर के बारे में कि फ्रांस और प्रशिया के युद्ध के बाद की घटना है, जब प्रशिया, जिसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, वो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को जीत लेते हैं, फ्रांस को हरा देते हैं, और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से, अल्जास और लॉरेन, ये प्रशिया और जर्मनी के कब्जे में चले जाते हैं। तो जर्मनी वाले जो है तानाशाही पूर्वक, बलपूर्वक यहाँ वो नियम लागू कर देते हैं कि अब इन दोनों ज़िलों में स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना होगा। और वो टीचर मिस्टर हेमल जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था, इसलिए आदेश आ चुका था और मिस्टर हेमल को स्कूल छोड़कर जाना था। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। मिस्टर हेमल आगे बताते हैं कि जर्मनी पढ़ाने वाला, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने वाला नया टीचर कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मिस्टर हेमल ने बोला, ये आपका फ्रांसीसी भाषा का, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। लेखक बोला कि क्या भीषण वज्रपात की तरह ये शब्द मेरे लिए थे, मतलब इन शब्दों को सुनकर मानो मुझ पर वज्रपात हो गया हो, कोई वज्र गिर गया हो। ओ द रैचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। लेखक मन में सोचा, ओ बेचारे अभागे, अच्छा तो यही बात थी कि वो टाउन हॉल के पास नोटिस बोर्ड पर जो लोग पढ़ रहे थे वो शायद यही बात पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। लेखक ने मन में सोचा, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, क्यों? अरे अभी तो मैं ढंग से फ्रेंच लिखना भी नहीं सीख पाया। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं और फ्रेंच नहीं सीखूँगा। आई मस्ट स्टॉप
देयर देन, और वो मन में सोचता है कि क्या अब फ्रेंच सीखना मेरा यहीं पे बंद हो जाएगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। लेखक को अब मन में दुख हुआ कि जो टीचर इतने समय से पढ़ाता था और ये फ्रेंच को सीख नहीं रहे थे, अपने बचपन में जो है अपने लेसन्स को इग्नोर कर देते थे, अरे बहुत टाइम है सीख लेंगे। तो अब दुख हुआ कि अब मैं आगे और फ्रेंच नहीं सीख पाऊँगा, और लेखक को अपने फ्रेंच लेसन्स ना सीखने का दुख हुआ। और जब वो पढ़ाई के बजाय पक्षियों के घोंसले में उनके अंडे देखने चले जाया करता था, या सार नदी पर नदी के तट पर चिकनी मिट्टी में फिसलने रिपटने और मस्ती करने चला जाया करता था, अब सब उसे ध्यान आ रहा है कि मैं ये सब खेल कूद के काम करता था पढ़ाई छोड़कर, और अब फ्रेंच में सीखना भी चाहूँ तो अब नहीं सीख सकता क्योंकि टीचर जा रहे थे। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends, how that I couldn't give up। लेखक आगे कहता है, मेरी किताबें जो कि मुझे कुछ समय पहले तक बहुत ही जिनसे चिढ़ आती थी या जो मुझे बाधा या रुकावट लगती थी, ले जाने के हिसाब से स्कूल ले जाने के हिसाब से मुझे भारी भरकम लगती थी, स्कूल ढोकर ले जाने के हिसाब से जो मुझे कुछ समय पहले तक भारी लगती थी, मेरी ग्रामर और संतों आदि के बारे में मेरा हिस्ट्री, मेरा इतिहास, एंड ओल्ड फ्रेंड्स और पुराने दोस्त, हाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और कैसे ये सब चीज़ें जिन्हें मैं छोड़ नहीं पाया, ये सब चीज़ें जिन्हें मैं छोड़ नहीं पाया, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। लेखक बोलता है, और अब ये बात सोचकर कि मैं अपने उस फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर मिस्टर हेमल को अब दोबारा नहीं देख पाऊँगा, ये विचार ने मुझे उनके वो भयानक रूलर जो लोहे की स्केल टाइप की थी, छड़ जिससे वो मारा करते थे, उसको भी भुला दिया, और इस बात को भी भुला दिया कि कैसे वो मिस्टर हेमल जो हैं वो किस प्रकार सठियाए हुए थे, इसको भी लेखक भूल गया इस विचार से कि अब वो हम लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। लेखक बोलता है कि बेचारा आदमी, वो अपने टीचर के बारे में बोलता है कि अच्छा, ये उनके आखिरी लेसन के सम्मान में ही ये बात है कि उन्होंने अपने ये शानदार संडे को पहनने वाले कपड़े आज पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मुझे समझ में आया कि गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग यहाँ कमरे में पीछे क्यों आकर बैठे हुए हैं, क्लासरूम में क्यों बैठे हुए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ये इसलिए भी क्योंकि उन लोगों को इस बात का दुख था क्योंकि वो स्कूल नहीं गए थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। लेखक बोला कि वो बूढ़े पुराने लोगों का हमारे मास्टर, हमारे टीचर मिस्टर हेमल को धन्यवाद अदा करने का भी तरीका था शायद, कि जो मिस्टर हेमल ने पिछले 40 वर्षों से अपनी वफादारी और ईमानदारी से भरी सेवाएं हमारे ज़िले के स्कूल के लिए दी थी, इसलिए, और गांव वालों का आना इसलिए भी था उस देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए जो देश अब और उनका नहीं रहा था, जिस पर किसी और का कब्जा हो गया था। While I was thinking of all this, I heard my name called। लेखक बोलता है कि जब मैं ये सब बातें सोच रहा था तब मैंने अपना नाम पुकारा जाना सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। लेखक बोला कि अब मेरी बारी थी वो सुनाने की, पार्टिसिपल्स के बारे में सुनाने की। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट dreadful रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। लेखक बोलता है कि पार्टिसिपल के वो सारे रूल्स
वो सारे भयानक रूल्स जो कि बहुत पूरी क्लास में तेज़ आवाज़ में और साफ साफ बिना किसी गलती के सुनाने थे, अगर ये नहीं करता तो मेरे साथ क्या होता। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। लेखक बोला कि जैसे ही मैंने सुनाने की कोशिश की, मैं अपने ही कुछ शुरुआती शब्दों में यहाँ वहाँ उलझ कर रह गया, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं था, तो वो एक दो शब्द इधर उधर उलझ के रह गया। अपनी जगह पर खड़ा रहा, अपनी डेस्क पर खड़ा रहा। उसका दिल तेज़ी से डर से धड़क रहा था और नीचे को सिर झुकाए हुए था, ऊपर क्लास की तरफ मिस्टर हेमल की तरफ नहीं देख रहा था। उसे डर था कि शायद अब पिटाई लगेगी। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। लेखक बोला कि मैंने अपने टीचर मिस्टर हेमल को ये कहते हुए सुना, मुझसे ये कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं नन्हे फ्रेंड्स, तुम ज़रूर ही बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे अभी अपने मन में, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। सी हाउ इज़ इट, देखो ये क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। टीचर बोलता है कि देखो हर दिन हम लोग अपने आप से यही कहते हैं, अरे छी अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इसको कल याद कर लूँगा, कल पढ़ लूँगा। और ऐसे ही कल करते करते देखो हम कहाँ आ गए कि हम कुछ सीख नहीं पाए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्जास, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। टीचर बोला टीचर के मुंह से आह निकलते हुए टीचर ने बोला कि यही एक बहुत बड़ी समस्या है अल्जास ज़िले के साथ, यानी कि यहाँ के रहवासियों के साथ, कि यहाँ के लोग बाग कोई भी चीज़ सीखना कल पर छोड़ देते हैं, कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और टीचर ने कहा, और देखो बाहर इन लोगों को देखो। टीचर का आशय वो जर्मन और प्रशियन लोगों से था जिन लोगों ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, फ्रांस के इन 2 ज़िलों पर कब्जा कर लिया था, फ्रांस को हरा दिया था। टीचर का आशय ये फेलोज़ का बोलने का उन जर्मन लोगों से था, प्रशियन लोगों से था कि देखो इन लोगों को देखो कि अब इन लोगों को तुमसे ये कहने का अधिकार होगा कि अरे तुम फ्रांसीसी लोग फ्रांसीसी होने का ढोंग या दिखावा करते हो और तुम्हें अपनी खुद की मातृभाषा लिखना और बोलना तक नहीं आती। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद। टीचर बोला लेकिन नन्हे फ्रेंड्स, लेखक का नाम करके बोलता है वो कि लेकिन नन्हे फ्रेंड्स तुम ही सबसे ज़्यादा खराब इस विषय में नहीं हो। लेखक वो टीचर बोलता है कि हम सारे ही अपने आप को बहुत ज़्यादा तिरस्कार देने के लिए हमें अपने आप को ही बहुत ज़्यादा इतना तिरस्कार देना चाहिए, क्योंकि उसका कारण टीचर बताता है, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न। टीचर बताता है नन्हे फ्रेंड्स को कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने लिखाने में भी इच्छुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और टू द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। और वे तो टीचर बताता है कि वे तो तुम्हें किसी खेत वेत पर या किसी मिल पर लगा देना चाहते थे ताकि जिससे वो थोड़ा बहुत पैसा और कमा सकें। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं, टीचर बोला कि और मुझे अपने आप को भी दोष देना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। टीचर बोला क्या अक्सर कई बार मैंने तुम्हें तुम्हारे लेसन्स पढ़ने के बजाय अपने पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और टीचर बोला और जब कभी भी मैं फ़िशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने जाने की मेरी इच्छा होती थी, तो मैं क्या तब तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे देता था।
तो मुझे अपने आप को भी इस पर दोष देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट था एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्सप्लेन्ड टू यू in my next video. So students, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.